पीछे वाली क्लास में देखो भूकंप पढ़ते पढ़ते श्रेणी भूकंप लास्ट में देखा था। श्रेणी भूकंप क्या है वैसे, उसके बाद में बूमरैंग भी देखा इनमें बूमरैंग तो मतलब वैज्ञानिक अब इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और श्रेणी भूकंप क्या है, मतलब उसका नाम है वो भूकंप झुंड, दूसरे उसे भूकंप झुंड भी बोलते हैं या झुंड भूकंप भी बोलते हैं। ठीक, मतलब अर्थक्वेक स्वाम है क्या ये, हाँ मतलब मेन शॉक का, मेन भूकंप मतलब मेन शॉक वाला जो भूकंप है, यानी कि हाँ लगातार आपने भी देख तो लगातार का जैसे ऐसे सामान्यतः भूकंप कैसे आते हैं, यानी पहले छोटे शॉक आएंगे फिर एक मेन शॉक आएगा, इसे बोलेंगे फोर शॉक, यानी कि आगामी आघात, फिर मेन शॉक होगा, उसके बाद में धीरे धीरे कंपन आते रहेंगे थोड़े थोड़े, तो इसको बोलते हैं आफ्टर शॉक। तो ये भूकंप का मतलब जो स्ट्रक्चर है कि भूकंप पहले ऐसे आएगा, लेकिन क्या है जो श्रेणी भूकंप है वो लगभग ऐसे हैं, पता नहीं चलता है इसमें हल्का कंपन यहाँ कंपन है कंपन है कंपन, पता नहीं चलता है मेन शॉक कौन सा है कि अब आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, या हो सकता है कि कभी आने वाले भविष्य में हो सकता है बहुत बड़ा आ जाए। ठीक, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना लंबे टाइम तक एक कंपन बने रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं भूकंप झुंड या फिर अर्थक्वेक स्वाम। तो हमने ये पढ़ लिया, तो उसके बाद बूमरैंग भी देख लिया था, बूमरैंग अर्थक्वेक भी देख लिया थोड़ा सा। तो अब देखेंगे जो हमने लास्ट में छोड़ रहा था कि हम अगली क्लास में देखेंगे भूकंपों का वैश्विक वितरण। जैसे ज्वालामुखी देखा था, ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण देखा था, हमने एक प्लेट बनाई थी, हमने देखा था एक परिप्रशांत मेखला वाली प्लेट बनाई थी ऐसे करके। ठीक, और बीच में हमने एस करके वो बनाई थी मध्य अटलांटिक कड़ी, यानी कि MAB बनाई थी, और एक यहाँ पे ऐसे बनाई थी टी की तरह, उसको बोला था MCB। ठीक है, वो जो हिमालय से मतलब हिमालय को छोड़ते हुए एरिया, और ये परिप्रशांत मेखला वाले से मिल रही थी ऐसे कर देखा था। ठीक, तो ये जो बेल्ट हमने ऐसे बनाई थी ऐसे ही, बस इसमें क्या करना है वही बेल्ट उस पर उसी के सारे हमने देखना है कि जो ज्वालामुखी में देखा था अब वही भूकंप में देखना है कि जैसे उसमें क्या था 85 15 5 ये था ना, ऐसे रेशियो था, इसमें क्या है 63 63 और 21 यानी 21 और 13, मतलब क्या है 63% जो है भूकंप वो कहाँ पे आएंगे परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला वाल क्या कि जो ऐसे प्रशांत महासागर से होकर जा रही थी, मैंने देखा था, और वहाँ पे भी उसमें अगर ऐसा मैं बनाएंगे तो यहाँ भी निकल के आएगा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के सारे वो एंड साइड लाइन है या फिर सर्कमपेसिफिक बेल्ट है इसको बोलते हैं। तो 63% भूकंप किसके सारे आएंगे परिप्रशांत मेखला के सारे। ठीक, इसका मतलब यही है। और 21% भूकंप मध्य महाद्वीपीय पेटीकोन जो कि मिड एटलांटिक बेल्ट, ये जो एस की तरह अटलांटिक महासागर में जो मध्य महासागर कटेगा उसके सारे अपसारी वाला एरिया है वो। ठीक, और 13% भूकंप का अंदाजा लगाया था मध्य अटलांटिक पेटी, यानी कि MCB वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो ऊपर यूरेशिया वाला प्लेट है और नीचे दक्षिण अफ्रीका प्लेट है, ये वाली जो गई है नीचे दक्षिण की महान भूभ्रंश घाटी तक गई है हिमालय का रीजन छोड़ते हुए, फिर ये परिप्रशांत मेखला से जाके मिल जाती है। ये हमने पीछे देखा था ज्वालामुखी में। तो 13% मध्य अटलांटिक पेटी में भूकंप आते हैं। हाँ अच्छा चलो ठीक, तो अच्छा अभी समझो, तो ये परिप्रशांत मेखला में 63% भूकंप आते हैं। इसका कारण क्यों है कि निम्न इसका जरूर, चलो ठीक है, तब आप समझते रहो इधर। तो परिप्रशांत मेखला क्या है कि यहाँ पर इस पर सबसे ज़्यादा भूकंप 63% के होते हैं। इसका थोड़ा बहुत कारण इतना जान लो कि ये एक तो एरिया क्या है कि जो प्रशांत महासागर वाला है, ये तो प्रशांत प्लेट तो जलीय होगी, महासागर प्लेट होगी, और कॉन्टिनेंटल प्लेट से इसकी टकराहट होती है। तो जल का और स्थल का यहाँ पर मिलन हो रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पर कमज़ोर भूपृष्ठ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर तो ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर कमज़ोर भूपृष्ठ का निर्माण होता है, तो एक कारण ये है यहाँ पर ज़्यादा आने का। दूसरा कारण क्या हमारे समझ सकते हैं कि एक समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये परिप्रशांत मेखला का कारण है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी से 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत मेखला पर ही है। तो सक्रिय ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी फटेंगे तो भूकंप आएंगे और तेज उद्गार होगा। अब अम्लीय का उद्गार होगा तो तेज होता है, क्षारीय का उद्गार होगा तब तेज होगा। विस्फोट किस में होगा, अम्लीय वाले में क्षारीय वाले में? अगर अम्लीय है तो क्यों, क्षारीय है तो क्यों, और अम्लीय नहीं है तो क्यों नहीं, और क्षारीय नहीं है तो क्यों नहीं? अम्लीय में चलो होगा तो क्यों होगा, मान लिया आपके साथ श्यानता ज़्यादा होगी। ठीक, हाँ मतलब जैसे शांत होगा तो गाढ़ा होगा, जब गाढ़ा होता है तो उसमें क्या है गैस निकल नहीं पाती हैं, ज़्यादा जब नहीं निकल पा रही हैं, तो जब हल्का जहाँ जब फटेगा एक संग तो ज़्यादा से फटेगा। और जब क्या बहुत पतला होगा क्षारीय और शांता मतलब कम होगी, मतलब पानी की तरह बह जाएगा, तो निकला जल्दी बह गया तो उद्गार ही नहीं हुआ। जब यहाँ पे छिद्र है, यहाँ बेंट यहाँ पर है, वो ऐसे बल्ब की तरह बन रहा फटेगा। तो एक वो हमने सबसे ऊपर देखी थी प्लीनियन देखी थी ज्वालामुखी, वो देखो कितना 33 किलोमीटर ऊंचा था, कितना उद्गार चला गया था। तो वो अम्लीय ज्वालामुखी में तो हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी है, एक कारण ये भी है इस वाले एरिया में, इस चक्कर में। फिर क्या हमने देखा था कि इसी एरिया में क्या वलित पर्वत वगैरह भी हैं, क्योंकि प्लेटें जब
एक का संवर्धन हो रहा है, नीचे एक सबडक्शन हो रहा है, तो उस प्लेट से बलित पर्वत निर्माण होता है। बलित पर्वत निर्माण हो ना, तो बलित पर्वत जिस वाले एरिया में है तो उस वाले एरिया में संतुलन मूलक की प्रक्रिया के दौरान भी भूकंप आते हैं। और संतुलन मूलक हमें पीछे समझ चुके हैं कि संतुलन मूलक क्या है, मतलब जैसे पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण बन रहे हैं ना, ऊंची आकृतियाँ भी है बहुत सारी पृथ्वी पर और गहराई आकृतियाँ भी हैं, तो इनका संतुलन बना के पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर। लेकिन कभी कभार क्या है, इन आकृतियों का ऊपर से अपर्दन हो जाता है। मैंने देखा था किसी का फिर नीचे से यहाँ पर कुछ में घर जाते हैं, कुछ भर जाते हैं, तो संतुलन बिगड़ जाता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी अपना संतुलन बनाती है उसको संतुलन मूलक या फिर भू संतुलन बोलते हैं। ये हमने देखा था आइसोटेसी, ठीक, ऐसी तैसी वाला मामला कर पड़ा था हमने। तो यहाँ पर क्या है, तो बलित पर्वत होते हैं जहाँ पर, और वहाँ पर तो संतुलन मूलक की प्रक्रिया होती है। तो संतुलन मूलक की प्रक्रिया अगर तेज होगी तो भूकंप हमें महसूस होंगे। तो एक यहाँ पर एक कारण ये हो जाएगा। एक कारण और मानना चाहोगे तो ऐसे मानना चाहोगे कि जहाँ पर बलित पर्वत हैं तो वहीं पर समझ लोगे कि नीचे से ज्वालामुखी वहाँ पे कर रही हैं, ज्वालामुखी उद्गार होना चाह रहा है वहाँ पर बलित पर्वत के नीचे से, तो प्रेशर ऊपर का डिक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपन पैदा होंगे हल्के हल्के। तो कंपन जो पैदा हो रहा है तो उसके कारण भी हम कह सकते हैं भूकंप वहाँ पर आ सकता है। ये परिप्रशांत मेखला वाले एरिया में ऐसे हो रहा है, ठीक है। जो अभिसारी प्लेट का किनारा है, ये अभिसारी प्लेट किनारे के अंदर का, तो अभिसारी प्लेट सबडक्शन होगा तो एक ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, ठीक है, यानी कमजोर भूपृष्ठ का। मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी कि मध्य अटलांटिक वाले में क्या लिखोगे, वही यहाँ पर इसमें थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि अभिसारी प्लेट किनारा है, इसमें बोल दो संतुलन मूलक प्रक्रिया है। और यहाँ पर छोटे छोटे हल्के मतलब बहुत अधिक कंपनी होगी, कटक होता है तो कटक अपसारी के सारे निकल रहा है और ज्वालामुखी हो रहा है, उद्गार हो रहा है हल्का हल्का। तो इतना समझ जाओ, यानी कि आपको मेन क्या ध्यान रखना है, यहाँ 21% है एरिया, ठीक से बैठ जाओ, यहाँ 63% है और यहाँ 13% है। ये अटलांटिक पेटी वाला वही एरिया कि जो अटलांटिक पेटी वाला, मध्य अटलांटिक पेटी नहीं, तो रुको गलत हो गया, अटलांटिक तो इधर आ जाएगा, ये है अटलांटिक वाला, ये एमसीबी है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी मतलब 21% यहाँ, ये कॉन्टिनेंटल ये, ठीक, यानी 21% यहाँ पे क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, देखो यहाँ यूरेशिया है और यूरेशिया प्लेट है, नीचे अफ्रीका प्लेट है, तो ये आपस में टकरा रही हैं। तो यहाँ बलित पर्वत बनना है तो वहाँ बलित पर्वत बनेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि फिर वहाँ भी संतुलन मूलक के कारण भूकंप पैदा हो सकते हैं। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे भूभ्रंश घाटी भी बनी हुई है, वो दरार कैसे भ्रंश के सारे दरार बनी है, तो भ्रंश जहाँ पैदा है तो वहाँ पर दरार है, तो दरार भूकंप के कारण ही हो सकती है, या दरार भूकंप को पैदा भी कर सकती है। तो इस कारण ये, यानी कि ध्यान रखना कि 21% एरिया क्या है, वो वाला एमसीबी वाला है, और ये 13% एमएबी वाला है, यानी कि 13% भूकंप यहाँ पर आते हैं और 21% यहाँ पर और 63% लगभग भूकंप यहाँ पर पाए जाते हैं। ये भूकंपों का वैश्विक वितरण, मतलब मेन चीज़ हमें भूकंप में जो पीछे पड़ते हैं वो ही ध्यान रखना है, बाकी एरिया बस थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ कितने आते हैं। ज्वालामुखी हमने देखा था कि ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण कहाँ पे 85 बैठा था। 85 एरिया कौन सा था ज्वालामुखी में, ये वाला था, वो वाला था कि वो वाला था, रिंग ऑफ फायर वाला 85 था ना, और 5 क्या था, अंतर प्लेट था वो, ठीक, मतलब अंतर प्लेट में। तो ये ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या हो रहे हैं, कि ये तो इतना ही है, इसमें 63, 21 और 13 ध्यान रखना है। तो ये वाला यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल है यानी कि MCB, और ये MAB यानी कि मध्य अटलांटिक और पेटी। तो अब सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं और नकारात्मक प्रभाव, जैसे हमने ज्वालामुखी में पढ़े थे कि ज्वालामुखी से भी सकारात्मक प्रभाव है कुछ और नकारात्मक भी है। लेकिन हमने देखा कि विनाश इतना स्तर पर हो रहा है, इतना गंभीर विनाश हो रहा है, तो इसलिए हमने ज्वालामुखी को क्या मान लिया, विनाश का पर्याय मान लिया, कि विनाश मान लिया कि विनाशात्मक है। अदरवाइज ज्वालामुखी से हमें कुछ फायदे भी हो रहे थे, ऐसे ही भूकंप से हमें कुछ फायदे भी हो रहे हैं, ठीक। लेकिन वही बात है कि भूकंप को हमेशा नेगेटिव तरह देखा जाएगा, क्योंकि भाई नुकसान इतना गंभीर होता है कि इसलिए हम इसको भूकंप को नुकसान यानी कि विनाश का पर्याय मान लेंगे। तो अब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देख लेते हैं। नकारात्मक तो अमूमन बहुत देर पता है, लेकिन क्या है, सकारात्मक पहले समझ लें कि फ़ायदा क्या क्या है भूकंप आने से। तो भूकंप की उम्मीद लगा के बैठे कि भूकंप आ जाए, ऐसा है कुछ, अगर फ़ायदा है तो। लेकिन फ़ायदा नहीं है कि जब भूकंप आ जाता है, हमें जो फ़ायदे हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम चाह रहे हैं भूकंप आ जाए, बस जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं, अब उसी में से हमने जो लॉस हुआ, भूकंप आया, जहाँ लॉस हो गया, लेकिन उसमें से हमने कुछ फ़ायदे वाली चीज़ निकाल ली, ऐसे। इसलिए मतलब ये नहीं कि हम अपने फ़ायदे के लिए इन सब के लिए वेट करेंगे, भूकंप आएगा तो हमें ये सब कुछ मिलेगा, ये सब तो अब है कि अब वहाँ पर भूकंप तो आ गया, अब हम क्या करें, तो अब जो लॉस को उसको तो कवर करें, लेकिन क्या संग में इसमें कुछ जानकारियाँ भी निकाल लें, अपने फ़ायदे की चीज़ भी निकाल लें, जो एक तरीके से प्रकृति की तरफ से हमारे पास आई है। तो क्या है, जब भूकंप आता है तो हमने देखा था पीछे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने देखा था कि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही हम एक मॉडल छोड़ते हैं, नीचे छोड़ते हैं कि अब तरंगे ऊपर से छोड़ते हैं, नीचे तक जाती हैं, कहाँ तक क्या निकलती है, कौन सा पी क्षेत्र, PS छाया क्षेत्र, ये सब छाया क्षेत्र देखें ना, तो पी शैडो वगैरह, वो सब हमें क्या पता चले, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पता चले। तो भूकंपीय तरंगें आती हैं और उनका पैटर्न है, उनके चर्च जो भी पैटर्न के हिसाब से आ रही होंगी, कौन सी पी हिट करेगी, फिर एस हिट करेगी, क्या क्या है, कैसे पुश पुल हो रहा है, कैसे आगे पे जाने, कितनी स्पीड है, कौन से सॉलिड है, कहाँ सब दुर्बलता मंडल है, ये सब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, किनसे,
भूकंप आने से कि जहाँ एपिसेंटर होगा उसके आसपास के एरिया में जाकर सब देखेंगे क्या क्या कैसे करके वहाँ पे भूकंपी तरंगों का पैटर्न रहा है। समझ में आ रहा? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिल जाती है भूकंप से। और ये क्या है, मृदा निर्माण जो लिख रखा है, मृदा निर्माण का जैसे क्या है, अब जैसे भूकंप आता है तो ये चट्टान है, चट्टान में दरार पड़ती तो चट्टान में जब दरार पड़ेगी तो चट्टान टूटी चूर्ण बनती है, मतलब चट्टान को छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो पानी मिल जाती है। मृदा को बनती कैसे कि जो मृदा निर्माण क्या होता है, यानी चट्टान भ्रंश के साथ जो चट्टान जब टूटेंगी तो चट्टानों का चूर्ण बनेगा, छोटा छोटा और चूर्ण बनेगा, वो पानी मिलने के बाद मृदा ऐसे बनती है। मतलब मृदा क्या असंगठित परत है, मतलब पृथ्वी की भूपृष्ठ की सबसे ऊपर ही असंगठित परत। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मृदा को ठीक से पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे। ये वो ऐसे कर कैटेगराइज कर रखा है, A B और ऐसे कर कैटेगराइज कर रखा है, हम सब मृदा के बारे में ठीक से देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब इतना समझ लो कि जो मिट्टी है, सॉइल है, तो सॉइल भी इससे बनती है। सॉइल मतलब मोटा मोटा क्या समझो कि चट्टान टूटेंगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, चूर्ण की तरह बनेंगे, फिर वो पानी में मिलके वो मिट्टी बनती है। ठीक, यानी कि अब और चट्टान टूटी कैसे, भूकंप आएगी तो दरार पड़ेगी उसमें, तो ये भूकंप के फायदा एक ही हुआ, मिट्टी भी बन रही है उससे। ठीक, फिर खनिजों की प्राप्ति आसान हो जा रही है, मतलब खनन उद्योग हैं। अब खनन उद्योग है, वहाँ पर अगर खोद रहे हैं, एक तो पहले चट्टान में, एक तो चट्टान में आती है, अपने आप गड्ढा हो गया, भूकंप से दरार पड़ गई भ्रंश के सारे, तो जो खनन उद्योग में क्या हो गया, खनन उद्योग में आसानी हो जाती है। और जब खनन उद्योग में आसानी, खनन करने में आसानी हो जाएगी तो हमें खनिजों की प्राप्ति भी आसानी से मिल जाएगी। मतलब आराम से, जब भ्रंश, भूकंप का मेन काम क्या है, वो दरार डाल दिया उसने, कहीं पर दरार डाल दिया तो उससे हमें खनिज नीचे जाके आसानी से मिल जाएंगे, यानी हमें इतना खोदना नहीं पड़ेगा। फिर भू आकृतियों का निर्माण होता है कि क्या है, जब कहीं पे उत्थान हो जाता है किसी का, कहीं पे नीचे चली जाती है। हमने देखा था कि ज्वालामुखियों में हमने वो देखा था कि ज्वालामुखी भू आकृति है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म छोड़े थे, बैथोलेक, लोपोलेक तो सब पड़े थे, उसमें हमने देखा था। ये हमें पता कैसे चल जाते हैं कि भैया कि नीचे पृथ्वी के भूपृष्ठ के नीचे अंतर्वेदी वाला देखा था, जो ऐसे बनाए थे ऐसे करके, और ये डाइक बनाया था, ऐसा बनाए थे। तो हमने देखा था कि हमें पता क्या चल रहा है कि पृथ्वी के नीचे ऐसे मैग्मा जमा होगा, तो हमने कहा था कि ऐसा पता चल जाता है कि क्या कोई आकर जब भूकंप आता है, कुछ आता है तो कोई सा नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है, कभी फट गया लगता तो नीचे कैसा दिख गया हमें, तो ऐसे करके, तो वही चीज़ वो हमने आ रहा था आइसलैंड में, ऐसे पता चला कि आइसलैंड में हिस्सा ऊपर आ गया था। तो ऐसे ही करके कुछ हिस्से भूकंप के दौरान नीचे आ जाते हैं, चले जाते हैं, मतलब कुछ ऊपर आ जाते हैं। तो उत्थान और नीचे आप ऊपर नीचे जो होते रहते हैं उनसे भू आकृतियों कुछ निर्माण होते रहते हैं। ठीक, तो ये भू आकृतियों के निर्माण की समझ रहे हैं, यानी किसे बोलते हैं कि विसंगति, बोलते हैं कि विसंगति हो जाएगी। किसमें विसंगति हो जाएगी कि जो धरती है, धरातली विसंगति, मतलब कुछ ऊपर जा रहा है कुछ नीचे जा रहा है, ये समझा, जो हमने इसमें भी लिख रखा है, ये चीज़ लिखेगी धरातली विसंगति। इसका मतलब ये क्या, किसी का कुछ ऊपर जाना, कोई किसी का उत्थान हो जाना, किसी का नीचे, मतलब कोई एरिया नीचे हो जाना, तो भू आकृति का निर्माण ये बन रहा है। बंदरगाहों के अनुकूल जलीय क्षेत्रों का निर्माण, मतलब क्या है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र मतलब जो बैंक वाले किनारे वाले, रिवर वाले, तो वो तटीय क्षेत्र होता है। अगर वहाँ के आसपास की भूमि धंस जाए, तो वहाँ के आसपास की भूमि जब धंस जाती है तो क्या है, देखो ना, ऐसे करके वहाँ पे फिर जल भर जाएगा। जैसे ये सब एरिया था, तो यहाँ पे पानी है, ठीक, तो ये पानी यहाँ पर ना, अब जैसे यहाँ के आसपास का अगर यहाँ थोड़ा रेत वगैरह, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये शिपिंग वाला एरिया समझो, मतलब यहाँ शिप वगैरह आ सकते हैं, तो ये वाले एरिया भी शिप अभी यहाँ तक ही रुक पाएगा, यहाँ तक पानी शिप को भी ऐसा ना, यहाँ पे नीचे हल्की हल्की गहराई बढ़ती है, तो शिप जो होते हैं वो थोड़े बहुत गहरे तक रख पाते हैं, थोड़ी गहराई चाहिए होती है, तो वो कोने तक नहीं आ पाते हैं। अगर मान लो तटीय क्षेत्र में यहाँ पर भूमि धंस जाए थोड़ी सी, तो यहाँ पर जल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये शिप थोड़ी और आगे तक आ सकती है। बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, तो शिप जो और आगे तक आ सकती है, थोड़ा ये फ़ायदा हो जाता है। मतलब ये हम जबरदस्ती के फायदे ढूंढ रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं कि हम भूकंप ऐसे तो बना सकते हैं अपना थोड़ा खोद करके, लेकिन ये क्या, कहीं पर अगर भूमि धंस गई तो एक फ़ायदा हमने ये भी निकाल लिया कि भाई शिप वगैरह थोड़ा और आ जाएगी, बंदरगाहों के लिए पोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी हम थोड़ा अंदर जाके बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे शिप खड़ी हो रही है, अब यहाँ पर शिप आ सकती है तो हम यहाँ बना लेंगे, तो हम और समुद्र के अंदर जाने से बचेंगे, क्योंकि वरना कल को सुनामी वगैरह कोई ऐसी दशाएँ बनेंगी तो हम पीछे भागने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी क्या है, हमें दशाएँ सब बचेंगी। ये चीज़ समझ में आ रही है, बंदरगाह वाली समझ, ये थोड़ी ज़बरदस्ती वाली बात है, लेकिन हाँ ठीक है, एक फ़ायदा ये भी है। द्वीपों का निर्माण हो जाता है। अगर सागर नितल है, हमने देखा था सागर नितल के ऊपर, सागर नितल में उत्थान होता है ना, सागर नितल प्रसारण हो रहा है, तो उससे ऊपर अगर कहीं सागर नितल थोड़ा उड़ गया कहीं किसी वजह से, तो वहाँ उड़ गया तो कहीं द्वीप का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार भूकंप जैसा हो, इन सबसे ज़रूरी नहीं है ये हर बार खनिज की भूकंप आया, कहीं से खनिज ढूंढ ले जाके कहीं पर मृदा निर्माण हो गया हो, ये प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक, द्वीपों का निर्माण, सतह पर झीलें को निर्मित हो जाती हैं, मतलब वही बात, कहीं पे जहाँ पे गड्ढा बना कुछ हुआ तो वहाँ झील बन गई छोटी सी, तो झील बन सकती है। और क्या है, यह एक जो लिखा रखा है, नए जल स्रोतों का निर्माण, मतलब क्या है, नए जल स्रोतों का निर्माण से मतलब क्या है कि जो भूमिगत जल होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, अब भूकंप आया, वो नीचे की स्थिति ऊपर उठ गई थोड़ी सी, तो वहाँ पर कहीं पर जल निकलने लगा, ऐसा होता है ना, जैसे अब बोरिंग करते हैं हम लोग नीचे तभी तो जल मिलता है, अब हमें क्या है वही हिस्सा ही ऊपर आ गया, तो वहाँ से जल आसानी से निकलने लगा। तो जैसे धरती फट जाती कहीं से तो वहाँ पे जल ऐसे निकलने लगता है अपने आप,
तो जल निकलने लगता है, इसका मतलब क्या है, अब वहाँ पे जल स्रोत मिल गया, लोग यहाँ से पानी भर सकते हैं, ले सकते हैं, उन्हें पता चल गया यहाँ पर पानी अब आसानी मिलने लगी, इसके आसपास नदी बन सकती है, कुछ और एक थोड़ा तालाब बन सकता है, आसपास खेती हो सकती है, कुछ हो सकता है, यानी कि नए जल स्रोतों का निर्माण भी हो सकता है, और यह क्या झीलों का निर्माण भी हो सकता है। ये सब हो सकते वाली बातें हैं। तो ये सब जबरदस्ती के फायदे लगे हमें, कोई ऐसा तो नहीं कि भूकंप आने का वेट करेंगे हमें इतने सारे फायदे हो जाएंगे। ज्वालामुखी में एक बार को है कि ज्वालामुखी में थोड़े से जो फायदे होते हैं वो थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ भी हम ऐसा नहीं कहेंगे ज्वालामुखी का वेट करेंगे ज्वालामुखी फटे, और ज्वालामुखी वाले एरिया में आसपास कोई रहता नहीं। भूकंप का क्या है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसी है। और बता दें दिल्ली वाले एरिया में बहुत तगड़ा भूकंप आने आ सकता है, बहुत बड़े एरिया, तो दिल्ली वाले एरिया में जब भूकंप आएगा तो हम लोग भी वहाँ बचेंगे नहीं ज़्यादा। तो ये नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव काफ़ी हद तक पता हुए हैं, जन धन की बहुत अपार क्षति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ये तो ठीक है, लेकिन भय और आतंक की दशा में जैसे भूकंप आता है, जैसे एक संग स्कूल्स में देखो, बिल्डिंग में देखो, बड़े बड़े सेमिनार हॉल में देखो, एक जो बड़े बड़े अपार्टमेंट आप देखते हैं ना, जैसे बिल्डिंग्स होती है, अपार्टमेंट लोग खरीदते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 300-400 फैमिली ऐसे रहती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, उसके ऊपर भी 200 के आसपास फ्लोर है, और जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है 100-200 फ्लोर है, वहाँ पे सब ऊपर लोग रहते हैं। वहाँ पता चले भूकंप आ रहा है तो कैसे उतरेंगे, लिफ्ट वहाँ पे पैनिक कर रही है, लिफ्ट भी बंद हो जाती है ऐसे टाइम पे, तो आप कैसे उतरोगे। तो ऐसी जो भय और आतंक की दशाएं जब बन जाती तो फिर और हानि होने की संभावना है। वहाँ पे बहुत देते हैं, बोलते हैं कि जब ऐसी स्थिति में तभी लिख लेते, नोटिस लिख देते हैं कि जब आग की दशा लग जाए, आग आप लोग कहीं फैला तो ये काम करे, पहले घबराए नहीं, ऐसे बताते हैं ना। तो सब बताते हैं वो ये कि भूकंप भी आए, तो उसमें भूकंप वाला कोई लिखता नहीं, भूकंप अचानक से आता है तो सब अपनी अपनी जान बचाने को भागते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है, और हम उन लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, उस दिन तो सब एक दूसरे को जानते भी क्या, इतने लोग भी रहते हैं इस घर में, वरना लोग अपने घर से ही मतलब रखते हैं। जब एक ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं, अच्छा आप भी रहती है जी, अच्छी नहीं रहती, ऐसे ऐसे बात बहुत चलती है। हमारे कॉलेज में भी सब एक बार आया था भूकंप, तो सब लोग ग्राउंड में इकट्ठे होने चल देते हैं, लेकिन अब क्या पता ग्राउंड की वहाँ धरती फटे। तो ये मतलब भय और आतंक की दशा बन जाती है, ये समझ रहा है। आतंक की दशा के अगर वहाँ पे प्रॉपर समझ में नहीं आए, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप आने से पहले के उपाय क्या होंगे, और भूकंप आने के बाद, मतलब भूकंप आने से पहले हमें क्या क्या तैयारियाँ रखनी चाहिए, और जहाँ भूकंप आ चुका है तब हमें वहाँ पे क्या करना है। जैसे रेस्क्यू फोर्स जो करती हैं, तो हमें वहाँ पे क्या क्या तब तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान योग्य बातें क्या, क्योंकि हमें बहुत पता खाली ऐसे पढ़ के नहीं चल देंगे, हम लोग ठीक से प्रॉपर चीज़ें पढ़ेंगे कि भूकंप आने से पहले हमें क्या क्या समझदारी बरतनी चाहिए। कल को अगर हम जहाँ बैठे हैं कहीं पर आसपास पता चली भूकंप आने वाला है, तो हमें ये चीज़ का ज्ञान है, हम आसपास के लोगों को समझा सके कि ऐसी स्थिति में ऐसे ऐसे करना चाहिए। और बहुत हवाबाई बातें नहीं करेंगे, लॉजिकली बात करेंगे जो सरकार ने अपनी साइट पे डाल रखी हैं। ठीक है, सरकार ने बता रखा कि जहाँ रेस्क्यू फोर्स है, तो जो इतनी सारी रेस्क्यू फोर्स हैं वो काम करती हैं, जो जब भूकंप आ जाते हैं, बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है, तो वो वहाँ पे खाना वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, कैसे लोग बचाते हैं। तो वही सरकार ने अपनी वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो वही उसके बारे में हम लिखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या है। तो ये समझ में आया, भय और आतंक की दशाएं बन सकती हैं, जन धन की अपार क्षति हो जाती है। सुनामी की उत्पत्ति, जहाँ मतलब जलीय वाले अंतर समुद्री जो भूकंप आते हैं, अगर अंतर समुद्री भूकंप आए, जैसे ये वाले एमी वाला एरिया ना, मिड एटलांटिक, इस अटलांटिक वाले में अगर ज़्यादा भूकंप बहुत तेज़ी वाला आया, वैसे तो इसमें थोड़ा हल्के हल्के कंपन आते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं आते, लेकिन बहुत बड़ा भूकंप आया, या फिर मान लो इसमें लिख रखा है, नहीं लिख रखा है, नहीं लिख रखा है ना, तो मान लो ऐसे विस्फोट अगर करा किसी ने, जैसे परमाणु परीक्षण करते हैं, तो कई बार लोग अंडर वाटर जा करते हैं, वहाँ पे समुद्र में आप विस्फोट करके देखते हैं कि मतलब इसकी हमारे पे कितनी एरिया में कितना रेडियस फैलेगा, कितनी पावर है इस बम में, ऐसे करके तो अंडर वाटर करते हैं, पहले करते थे, अब तो बैन हो रखा है। टीटीआई वगैरह हम पढ़ेंगे, जो NPTEL वगैरह पढ़ेंगे, कैसे एटॉमिक बम बनाना बैन है, लेकिन तब भी कुछ लोग चुपचाप बना रहे हैं, कुछ देश ऐसे ईरान बना रहा है, ऐसे बना रहा है, हम थोड़ा साइंस टाइप में वो पढ़ेंगे। लेकिन क्या विस्फोट पहले करे जाते थे अंडर वाटर ले जाके, कि हम इसका देखेंगे कितना ज़्यादा डैमेज करेगा अगर हमको कहीं धरती पर फोड़ेंगे इस एटॉमिक बम को, तो फिर इतना बड़े लेवल पे जाके पानी उठता है, फिर सुनामी बनने के चांसेस हो जाते हैं, वहाँ पे भी कितनी क्षतियाँ होंगी, जलीय जीव है उनकी क्षति होती है वहाँ पे, तो वो सब देखेंगे। तो उसके कारण विस्फोट करा, या कोई अंतर समुद्री भूकंप आया, ठीक है, अगर अंतर समुद्री भूकंप आया अपने आप, जो हमने देखा था ना, ये वाला कटक है यहाँ पे, इधर सागर नेतल प्रश्न ऐसे हो रहा है, और वहाँ पे ज्वालामुखी भी फट रही है, तो वहाँ ज्वालामुखी जो फट रही है तो आसपास सुनामी उठ सकती है, या किसी ने विस्फोट करा अंडर वाटर तो बड़ी सुनामी उठ सकती है, तो आसपास के एरिया में दिक्कत आ सकती है। ठीक, बाकी जो जापान वाले एरिया वहाँ पे सुनामी आती रहती है, टाइफून वगैरह ऐसे सब आते रहते हैं, वो सब देखे हम। तो यहाँ पर क्या है, सुनामी के चांस भी हो सकते हैं, भूकंप, यानी भूकंप आया तो सुनामी आ सकती है, विस्फोट, ये तो जब हम विस्फोट करेंगे तो उसका एक कारण है, लेकिन विस्फोट वगैरह करेंगे तो सुनामी बन सकती है, ऐसा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कंपन तो पैदा होगा। धरातलीय विसंगति हो सकती है, वही चीज़, कोई चीज़ ऊपर चलेगी, कोई नीचे चलेगी, पता चली आप कितनी बड़ी बिल्डिंग थी और वो नीचे चली गई, एक बार धंस गई पूरी, और आप पता नीचे से कुछ और निकल आया। तो धरातलीय विसंगति का मतलब है क्या है, एनोमली, कि जो चेंज हो जाए, ऊपर नीचे होना। ठीक, तो ये धरातलीय विसंगति हो जाएगी। मृदा द्रवण, जो एक तो फायदा क्या है, मृदा निर्माण हो रहा है, मिट्टी बन रही है। द्रवण का मतलब क्या है, इसका लिक्विफिकेशन हो जाना, सॉइल लिक्विफिकेशन बोलते थे, मतलब कि लिक्विड मतलब ज़्यादा मिल जाना, पानी, इस जो भूमि का जल है, अब दरार पड़ी ऐसे करके, अब मिट्टी वो और पानी और मिल गया, मिट्टी में ज़्यादा एक बार अधिक पानी मिल जाए, मात्रा तक मिले तभी मिट्टी बनेगी, ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो फिर बेकार ही है वो भी,
ज़्यादा मिट्टी, जैसे जहाँ बंजर भूमि पड़ी होती है वहाँ थोड़ा पानी मिल जाए तो वो थोड़ी उपजाऊ भूमि बनेगी, लेकिन पानी 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 रहे तो उपजाऊ थोड़ी ना रहेगी, तब भी उपजाऊ नहीं रहेगी। तो इससे क्या है, मृदा द्रवण भी हो सकता है कि चट्टान जहाँ टूटी, भूमिगत जल आ गया, उसमें मिल गई मिट्टी और मिल गई तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विफिकेशन हो जाएगा, द्रवणी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो काम की भी नहीं रहेगी, तब भी उपजाऊ नहीं बनी रहेगी। तो एक कारण जहाँ जहाँ मृदा निर्माण होता है कहीं हो सकता है मृदा द्रवण भी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। आग लगने का खतरा है, भूकंप आया आग लग गई, कैसे लगेगी आग? जैसे भूकंप आया आग कैसे लगेगी, कुछ सोचो। पत्तों से, ऐसे जैसे मान लो भूकंप आया, जैसे भूकंप आने के हिलने की जैसे भूकंप आया तो कंपन होता है, तो समझ में आ रहा है कंपन होता है। तो एक तो रीजन मोटा मोटा आपको जब समझ जाए, शॉर्ट सर्किट हो गया कोई, ठीक, शॉर्ट सर्किट से आग लगी जाती है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स है, बड़े बड़े बल्ब, बड़े शॉर्ट बड़े एरिया सर्किट होते हैं, वहाँ पे लगे हुए मीटर लगे होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगे थे, यहाँ पे एक ही जगह पूरा पावर हाउस बना रखा उन्होंने, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट जैसे हुआ तो आग लगी जाती है। तो वो है ट्रांसफार्मर, उनमें आग लग सकती है, एक कारण ये। और ऐसा मानो कि आपको पता है भूकंप आता है तो हमने देखा था कि रेडॉन गैस है, मैथेन गैस ऐसे निकलती है, तो मीथेन गैस जो रिलीज होती है अगर मान लो, तो मीथेन गैस अगर एक मात्रा से अगर ऑक्सीजन में मिल जाए, मीथेन गैस की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा एक लिमिट के अनुपात के हिसाब से मिल जाती है तो आग लग जाती है। ठीक है, तो मीथेन गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन मिल गई तो एक मात्रा में आग लग सकती है। समझ में आ रही है, यानी एक कारण होगा। और क्या कारण हो सकता है, और समझो नहीं, और फिलहाल जो शॉर्ट सर्किट वाला और सब रीज़न है उसी में आगे जोड़ो, कोई अगर सोचोगे तो आ जाएगा कि दिमाग लगाओ। चलो एक पता करना कि अब तुम लोग दिमाग लगाना नहीं चाह रहे, मुझे लग रहा 1 2 3 कैसे कैसे आग लग सकती है। फिलहाल इतना ही समझो, आग लगने का था शॉर्ट सर्किट हो गया, और दूसरा क्या बताया था अभी, मतलब मीथेन गैस की, ठीक में, हाँ मीथेन गैस एक अनुपात में अगर ठीक से ऑक्सीजन मिल जाए तो आग लग सकती है। ठीक है, भूस्खलन हिमस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब क्या है, हाँ, और हिमस्खलन का मतलब क्या चीज़, क्या चीज़, हिम क्या है, हाँ मतलब एवलांच बोलते हैं। अगर मतलब कि अगर जैसे पर्वतीय एरिया में जब बर्फ़ का एरिया बहुत बड़ा खसेगा तो मतलब बर्फ़ का जो पहाड़ ऐसे रखता तूफान आता है ना रपकते हुए, हाँ, तो उसको बोलेंगे हिमस्खलन यानी कि एवलांच बोलते हैं। और जो इसको क्या बोलेंगे, लैंडस्लाइड, यानी कोई चट्टानी टुकड़ा अगर कहीं खिसक रहा है, जैसे पहाड़ों पे तो मामूल हो जाता है ना, जो मिट्टी के टुकड़े जो आसपास दिखते हैं जहाँ बर्फ वाले पहाड़ नहीं है तो वो लैंडस्लाइड हो गया। तो ये भूकंप से एक ये भी हो सकता है। और हमने एक पीछे क्या देखा था कि भूकंप आने से भूस्खलन हो रहा है। ठीक है, भूकंप, और भूस्खलन से भी भूकंप होता है कि भूस्खलन हुआ अचानक से, कहीं भूकंप की स्थिति तो नहीं है, लेकिन भूस्खलन इतनी बड़ी चट्टानी टुकड़ा रपट के आया, वो इस हिसाब से गिरा, धम करके वो गिरे, जो भी कंपन आसपास पैदा करेगा, या ऊपर से रपकते हुआ रहा तो कंपन आसपास पैदा करते हुआ रहा। तो भूस्खलन में देखा कि भूस्खलन क्या है, भूकंप का कारण भी है और भूकंप का परिणाम भी है, रिजल्ट भी है। तो भूकंप के आने से ही आता है और इसके आने से भूकंप भी आता है। ठीक, तो ये भूस्खलन इसका मसला हो गया। बाढ़ का खतरा, बाढ़ का खतरा कैसे है भूकंप से, भूमिगत वाला पानी ऊपर आ जाएगा। बाढ़ का खतरा है जैसे बड़े बड़े बांध बने वो टूट गए, अगर कितना बड़ा जलाशय लेके चल रहे हैं ऐसे मान के चलो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगो तो मतलब इतना बड़ा जलाशय हमने देखा था, जलाशय है उससे हमने पीछे दरार बन रही थी, उससे भूकंप आ सकते हैं। मतलब भूकंप के कारणों में हमने ये भी देखा था कि बड़े बांध आपने बना रखे हैं तो जलाशय बना हुआ होगा, वाटर रिजर्वायर है तो उससे दरार बनेगी, जल ये बाहर होगा, उससे भूकंप आ सकता है। मतलब एक भूकंप इससे भी आ सकता है और भूकंप से बाढ़ भी आ सकती है। और बाढ़ कैसे आएगी, ऐसे भी आएगी। और बाकी सुनामी है, सुनामी भी एक तरह की बाढ़, लेकिन सुनामी और बाढ़ में अंतर है। ठीक, बाढ़ इस तरह सुनामी में इतनी बड़ी बड़ी विशाल दैत्याकार तरंगे उठती हैं कि इंसान क्या पूरी मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग चपेट जाए। बाढ़ का एक एरिया ही कर रही है, सुनामी बहुत उसमें अंदर शक्ति होती है कि बहुत को लपेट के लेके चले जाए। ठीक, एक छोटे छोटे पूरे देश को ले जाए लपेट के, जैसे जापान जैसे देश, जापान बहुत बड़ा देश नहीं, तो वो जापान को लपेटते जा सकते हैं। फिर क्या है, सामाजिक ये लिख रखा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशाओं पर दुष्प्रभाव, यानी कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है उस पर दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। मतलब अच्छी खासी सामाजिक स्थिति चल रही थी, आया भूकंप, सब कुछ तितर बितर हो गया। ठीक, या फिर वही आर्थिक स्थिति ठीक ठाक जैसे मेंटेन करिए, अच्छी रोड डाल रखी है, अच्छे अच्छे घर बना रखे, सब कुछ कर रखा है, एक बार में सब कुछ गायब, रोड कल थी कल नहीं बची, रोड नीचे चली गई। ठीक, और ये राजनीतिक का मतलब वही भी है कि जो राजनीतिक स्थितियाँ जो बढ़ रही थी, हो रही थी, प्रौढ़ हो रही थी, वो भी सब डाउन हो जाएंगी भूकंप के आने वाले। एक कोई आपदा आती है उस आपदा से बहुत परेशानी हो जाती है। तो ये लास्ट में एक लिख सकते हैं
बाकी ये रीजंस हो गए। ये बात समझ में आई? और कुछ पूछना, बताना, धरातलीय विसंगति। चलो ठीक, अब हम कल क्या देखेंगे अगली वाली क्लास में, जैसे ये भूकंप को वैश्विक रूप देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो भारत के कौन से भूकंप के क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ के हैं वो देखेंगे, और हमें फिर भूकंप के आने के बाद उपाय और पहले उपाय क्या करने चाहिए वो सब कुछ देखेंगे। और हमें एक चीज़ ये भी देखनी है, देखो जो सुनामी है, थोड़ा सुनामी भी देख लेंगे इसी से सुनामी समझ लेंगे, क्योंकि सुनामी वाला चैप्टर फिर आगे को लंबा देखेंगे, ज्वार भाटा देखेंगे तब समझेंगे, तो बहुत टाइम हो जाएगा। ज्वार भाटा अलग है, सुनामी अलग है, बाढ़ अलग है, ठीक है। तूफान मोहर्मी, ये सुना कुछ, स्टॉर्म सर्ज, ये अलग हैं, ठीक। मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे कर, मतलब ऐसे करके जल देखा बीच में ऐसे हो जाता है, तो ये तूफान मोहर्मी और ये सब कुछ अलग अलग हैं, वो हम पढ़ेंगे ये सब क्या चीज़ होती हैं, तो वो समझेंगे। लिया फोटो उसका, चल फिलहाल लेकिन ये सब समझ लेना। और होमवर्क में क्या लिख के लाना है, आग का खतरा। चलो एक मैं और बता दे रहा हूँ, 2 और ढूंढ लेना। सिलेंडर फट सकता है भूकंप में सिलेंडर फट सकता है ठीक, तो यानी शॉर्ट सर्किट हो गया और मीथेन गैस ऑक्सीजन मिलेंगे तो हो जाएगा, सिलेंडर फटेगा। 1-2 रीज़न और बताना, ठीक है। चलो अगली क्लास में देखेंगे।